दीपा की शादी हरीश से होती है। शादी की लगभग 4 से 6 महीने ही गुजरते हैं। दीपा और परिवार वालों के बीच कुछ कहा सुनी होती है, जिससे कि हरीश बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो आत्महत्या कर लेता है। जो दीपा रहती 25 साल की उम्र में ही विधवा हो जाती है। इसके बाद वो अपना ससुराल छोड़ के जाती नहीं, अपने सास ससुर के साथ ही रहने लगती, अपने जीवन का गुजर बसर करने लगती। बाकी जो उसके सास ससुर रहते दीपा को बड़ा ही प्रताड़ित करते। दीपा को एक तरह से मानिए तो मारने पीटने के अलावा उसके साथ गलत काम अनैतिक काम भी करते, जिससे कि दीपा बेहद परेशान रहती। देखते ही देखते अब वो लगता है कि इस दुनिया को वो भी छोड़ के चली जाएगी। अगर जो कोई भी उसकी मदद करने आता तो उसको भी ये लोग तमाम तरह के क्लेम लगाते और बातें कहते सुनते। बाकी एक दिन दीपा की जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना कोई कर ही नहीं सकता। तो आखिरकार ये कहाँ की कहानी है और दीपा कहाँ की रहने वाली है? तो इसको पूरा जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम कथा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज जिस सच्ची कहानी को लेकर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, बेहद दिल को छू लेने वाली है। हमारे देश और दुनिया में अजीब अजीब तरह के लोग हैं और सबकी अलग अलग सोच है। सब अपने हिसाब किताब से अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं और कभी कभी कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जो कि इंसानियत को भी शर्मसार कर देती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही। तो कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, आप लोगों से रोज की तरह ही गुजारिश है कि आप लोगों का एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम हर रोज आप लोगों तक नई रोचक कहानियां लेके आए। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं बात कर रही हूँ राजधानी दिल्ली का एक इलाका लगता है मंगोलपुरी। इसी मंगोलपुरी के रहने वाले हरीश हरीश के परिवार में हरीश का एक छोटा भाई हरिओम, पिता देवेंद्र, मां फूलमती, इन 4 लोगों का परिवार रहता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। जो हरीश है वो जब थोड़ा काम काज करने लगता है, ज्यादा पढ़ लिख पाता नहीं, जैसे ही इंटर की पढ़ाई करता है उसके कंधे पे घर की जिम्मेदारियां आ जाती, क्योंकि जो देवेंद्र रहता है वो कड़क स्वभाव का रहता है और हरीश और हरिओम को बार बार यही बात कहता है कि तुम लोगों को खुद कमाना होगा, खुद खाना होगा, अपनी शादी खुद से करनी होगी, क्योंकि मेरे पास इतने रुपए नहीं है कि मैं तुम लोगों को बैठा के खिलाऊं और तुम लोगों की शादियां करूं। अब हरीश इंटर तक की पढ़ाई करता है। इसके बाद वो फैसला ले लेता है कि अब हमें कुछ ना कुछ काम ढूंढ के करना चाहिए, मेहनत मजदूरी का काम करने लगता है। दरअसल ये जो देवेंद्र है ये मूल रूप से रहने वाले बिहार प्रदेश के बेगूसराय के रहते। अब ये छोटा सा परिवार ज्यादा समय से इसी दिल्ली के इलाके में रहते। अब जो देवेंद्र रहता है वो कुछ अपनी बिहार प्रदेश की जमीन बेचता है और कुछ अपनी कमाई का पैसा उसी दिल्ली शहर में ही एक 2 मंजिले की घर को बनाता है, जो कि 2 से 3 कमरे में ये पूरा परिवार रहता है और बाकी सारे कमरे वो किराए पे दे देता है, रेंट पे उठा देता है, जिससे कि रुपए पैसे मिलते तो अब परिवार की जिम्मेदारियां वो पूरी करता। वक्त गुजर रहा था और जब इधर हरीश भी काम काज करने लगता है तो 2020 में एक बिहार प्रदेश की ही लड़की देख के, जिसका नाम दीपा होता है। दीपा देखने में बेहद हसीन, बेहद खूबसूरत। दीपा से हरीश की शादी हो जाती है। दीपा दुल्हन बन के अपने ससुराल आती है और जब ससुराल आती है तो हर लड़की का ख्वाब, हर लड़की का सपना कि उसके जो
अधूरे सपने मायके में पूरे नहीं हो पाए, वो तो ससुराल में पूरे ही हो जाएंगे। अब धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। दीपा इस परिवार में घुलने मिलने की कोशिश करने लगती है। बाकी कहते हैं कि कभी कभी परिवार वाले दूसरे से परिवार से जब लड़की आती है तो उसको एडजस्ट कर लेते हैं, उसकी छोटी बड़ी गलतियों को नजरअंदाज करके उसको अपने तरीके से ढालने की कोशिश करते हैं। बाकी कहीं कहीं कोई परिवार ऐसा होता है कि छोटी सी भी गलती को बड़ी गलती बना के और तिल का ताड़ बना देते हैं। दीपा के साथ भी ऐसा ही होता है। जो उसके सास ससुर थे, छोटी छोटी बात को लेके दीपा को हमेशा प्रताड़ित करते। अब परिवार में तनाव बढ़ने लगता है, और जब तनाव बढ़ने लगता है तो हरी से तनाव बर्दाश्त नहीं कर पाता, और एक दिन वो बाजार से कुछ ऐसी दवाएं खरीद कर लाता है जो कि रात में खा के सोता है और फिर कभी उठता ही नहीं, खुदकुशी कर लेता है। अब जब खुदकुशी कर लेता है तो दीपा भरी जवानी में विधवा हो जाती है। उसकी शादी को मात्र 5 से 6 महीने ही गुजरे रहते। अब जब विधवा हो जाती है तो एक गरीब परिवार की लड़की, अभी जो हरीश के पिता देवेंद्र और भाई हरिओम दीपा को मारने पीटने लगते हैं और दीपा को अपने घर से भगाने लगते हैं। बाकी दीपा कहती है कि मेरी डोरी इसी घर में आई थी तो अब अर्थी भी यहीं से जाएगी, मैं यहां से कहीं जाने वाली नहीं। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता है। अब रिलेशन वालों के कहने पे लोक लाज की लाज में इसको 2 कमरे दे दिए जाते हैं। एक में तो इसका सामान रहता है, बाकी एक में ये रहती अपना खाती बनाती, और इसको अलग कर देते हैं। और इसके देवेंद्र कह देता है कि तुम अपना खर्च खुद से उठाओ। इसके बाद अब दीपा अब सोचती है कि क्या करूं। आस पड़ोस में कई लोगों से मदद मांगती है, कई लोगों से काम करने की बात करती है। बाकी वो थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी थी तो सोचती है कि छोटे बच्चों को अगर जो कोचिंग पढ़ा दूंगी तो कम से कम हमारे खाने का तो खर्च निकल ही जाएगा। अब यही काम करने लगती है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। अब 2020 से 2023 आ जाता है, और जब 2023 आ जाता है, इस बीच दीपा के साथ कई बार हरिओम ने भी मारपीट की और कई बार देवेंद्र भी मारपीट करता है। और यहां तक कि कभी कभी तो दीपा के कपड़े भी फाड़ देते और दीपा के साथ अनैतिक काम करने की भी कोशिश करते। बाकी इन लोगों से एक तरह से मानिए तो दांतों के बीच जीभ का जो हाल होता है वही अब दीपा का हाल था। सहमी डरी एक कमरे में पड़ी रहती, जब भी कमरे में रहती तो भीतर से चिटकिनी लगा के रहती ताकि ये लोग उसके साथ कुछ गलत ना कर सके। अब वक्त गुजरते रहता है। एक दिन दीपा सब्जी खरीदने के लिए एक ठेले पे जाती है। वहीं एक लड़का जिसका नाम मुकेश होता है, मुकेश आता है। वो सब्जी वाले ठेले वाले से पूछता है कि भाई अगर जो कोई कमरा किराए पे मिल रहा तो मेरी मदद कर देते, मुझे बता देते। मैं गांव से आया हूं और दर दर भटक रहा हूं, कहीं कोई अकेले आदमी को किराए पे कमरा दे नहीं रहा है। अब ये बात दीपा सुन रही होती, कहती है भैया मेरे यहाँ कमरा है, अगर जो तुम चाहो तो चल के देख लो, रहने लायक हो तो रह लो। मुकेश कहता है कि रहने लायक क्या, मुझे एक कमरे की ही जरूरत है, क्योंकि आजकल के समय में कोई अकेला आदमी को कोई कमरा भी नहीं दे रहा। अब ये बात कहते हुए मुकेश आगे आगे, दीपा जाती है पीछे पीछे, मुकेश जाता है और कमरा देखते ही कहता है कि ऐसा है कि मैं इसमें रह लूंगा, मुझे रहना है कितना है, दिन भर काम करना है, शाम को आना है, खाना है, सोना है, फिर सुबह काम पे चले जाना। दीपा भी बड़ी खुश होती है, कमरे का किराया 2000 रुपए बताती। अब वो मुकेश उस कमरे में रहने लगता है। 3 से 4 दिन का वक्त गुजरता है। दीपा अपने स्टूडेंटों को यानी छोटे छोटे बच्चों को कोचिंग पढ़ाती, बच्चों को कोचिंग पढ़ा ही रही होती है। एक लड़का कहता है कि मैडम आप जिस अंकल को अपने घर में किराए पे रखी, हम कल उसको देखे थे कि वो भीख मांग रहा था। जब ऐसा कहता है तो दीपा पूछती है, कहती है कि ऐसा नहीं, वो तो कहीं काम करता है। इस पे वो लड़का कहता है कि नहीं, मैं ठीक से देखा था, वही अंकल थे। अब दीपा इस बात को इग्नोर करती है, बच्चों को पढ़ाती है। जब बच्चे चले जाते हैं, शाम होने का इंतजार करती है, और जैसे ही शाम होती है अब दीपा सोचने लगती है कि मैं तो सोची
कि हमको 2 पैसे किराए के मिल जाएंगे, पर यहाँ तो लग रहा है कि ये किराएदार जो है वो खुद के लिए मोहताज है, तो क्या मेरा किराया देगा। अब शाम होती है, जैसे मुकेश आता है, दीपा नजर छिपा के उसके पास जाती है, क्योंकि उसके सास ससुर अगर जो किससे भी बोलती, किसी से भी कुछ कहती, तो तिल का ताड़ बनाते और उसके साथ मारपीट करने लगते। अब दीपा जाती है, मुकेश से पूछती है, अच्छा बताओ कौन सा काम करते हो। तो कहता है कि ऐसा है कि मैं फर्नीचर का काम करता हूँ, बड़े अच्छे से मुझे आता है। दीपा कहती है कि नहीं, तुम कोई फर्नीचर का काम नहीं कर रहे, क्योंकि कल तुम्हें देखा गया था, तुम किसी से 10 रुपए की भीख मांग रहे थे। अब इसमें मुकेश जो है वो रोने लगता है और अपनी कहानी बताता है। कहता है कि जमीन का कुछ विवाद था, जिसमें गांव पे झगड़ा हुआ। रहने वाला उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद का रहता है। कहता है कि गांव में कुछ जमीन को लेकर विवाद था, झगड़ा होता है, वहां मारपीट होती है और वहां पुलिस कंप्लेन हो जाती है। जो हमारे रिलेटिव होते, जिनसे हमारे जमीन का विवाद था, वो लोग पैसे की डिमांड कर रहे हैं, नहीं तो कह रहे हैं कि हम तुम्हें जेल करवा देंगे, इसलिए मैं घर से भागा हूं। कोई जान नहीं रहा है कि मैं दिल्ली में हूं, और यहाँ आने के बाद ना कोई ठिकाना है और ना ही कोई काम मिल पा रहा है। अब तो खाने के भी लाने पड़ गए, जो पास पैसे थे सब खत्म हो गए। दीपा अपने कमरे में जाती है, 2-4 रोटी बनाती, सब्जी बनाती, लाती है, पहले मुकेश को देती है, कहती है पहले तुम खाओ, इसके बाद जो बात होगी आगे होगी। सुबह जैसे होती, दीपा उसको एक टिफिन बना के देती है और कहती है कि कृति नगर में चले जाओ, जहां फर्नीचर का ढेर सारा शोरूम है, फर्नीचर का काम होता है, वहां हो सकता है तुम्हें काम मिल जाए। अब मुकेश उस टिफिन को लेता है, बड़े भावुकता से कृति नगर में पहुंचता है और काम ढूंढता है, तो वाकई उसको काम भी मिल जाता है। शाम को बड़ा खुश होते हुए आता है, एडवांस में 500 रुपए लिए रहता है, 200 रुपए अपने पास रखता है और 300 रुपए दीपा को देते हुए कहता है कि ये कमरे का एडवांस है और मुझे काम मिल गया। आपका बहुत धन्यवाद कि आपने हमें खाना भी खिलाया और हमें एक रास्ता भी सुझाव किया। अब इस पे दीपा मुस्कुराती वहां से चली जाती। वक्त गुजरने लगता है, धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगता है, और इधर जो दीपा है वो अब चोरी छुपे इस मुकेश को 2 रोटी बनाती तो उसे भी दे देती। वक्त गुजर रहा था, जैसे ही 1 महीने गुजरता है, जब मुकेश की तनख्वाह मिलती तो 15,000 रुपए मिलती। अब वो सोचता है कि पहले दीपा की मदद करनी चाहिए, क्योंकि दीपा असहाय है और कई किराएदारों से सुना है कि वो विधवा भी है। ऊपर से उसके सास ससुर बड़ा प्रताड़ित करते हैं। पैसे शाम को लेके जाता है, दीपा के हाथ पे रखते हुए कहता है कि हमारी 1 महीने की सैलरी है और मैं सोचा हूं कि क्यों ना कुछ पैसे कमरे का इकट्ठे किराया दे दो। दीपा इस पे कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है कि तुम मेरे कमरे का 2,000 है, वही तुम दे दो, बाकी अपने घर भेज दो, क्योंकि घर आए हो जब से तब से ना अपना पता बताए हो, ना ही उनसे बातचीत की हो। मुकेश कहता है कि उनको ज्यादा पैसे की जरूरत है, मैं पैसे इकट्ठा करूंगा फिर दूंगा, ये पैसे तुम रख लो। दीपा मना कर देती। मुकेश कहता है कि ठीक है, तुम खाना तो मुझे खिलाती हो, कम से कम इसमें से कुछ तो पैसे रख लो। दीपा बस किराए का 2,000 रुपए रखती है, बाकी सब पैसे लौटा देती है और कहती है कि खाने की क्या बात, 2 रोटी अपने लिए बनाती हो, 2 रोटी तुम्हारे लिए भी बना देती हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं से इनका तालमेल अच्छा हो जाता है, समय गुजरने लगता है। बाकी अब इनकी बातचीत तो होती ही रहती है। इसी बीच इसके जो ससुराल वाले, इसके जो ससुर देवेंद्र और फूलमती जो इसकी सास है, और साथ ही उसका देवर हरिओम, इनके बेगूसराय में इनके परिवार में कोई दुर्घटना होती, जिससे कि इन्हें बिहार प्रदेश जाना होता है, और ये लगभग 1 हफ्ते के लिए बिहार चले जाते हैं। इसके बाद जब वापस आते हैं, तो जो आस पड़ोस के जो किराएदार होते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारी बहू के चाल चलन ठीक नहीं लग रहे, क्योंकि तुम्हारी जो बहू है वो जो किराएदार रखी है उसके साथ इसका जरूर कुछ ना कुछ चक्कर है। अब इन बातों को लेके वो दीपा को बड़ी मार मारते हैं, और जब मारते हैं तो बचाने के लिए जब मुकेश आता है, तो मुकेश के साथ भी वो लोग मारपीट करते हैं और साथ ही कहते हैं कि अपना सामान बांधो और यहाँ से निकल जाओ। अब मुकेश को इस हद तक परेशान करते हैं कि मुकेश को अब लगता है कि मुझे ये कमरा छोड़ देना चाहिए, वरना ये लोग दीपा को मार डालेंगे। मुकेश वहां से निकलता है, दूसरा किराए का रूम ढूंढता है, रहने लगता है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है,
लगभग 1 महीने का वक्त गुजर जाता है। एक दिन दीपा को, ये मुकेश को जैसे ही तनख्वाह मिलती है, उसको दीपा का ख्याल आता है कि पता नहीं दीपा की क्या हाल होगी, मुझे चलना चाहिए, दीपा से मिल के आना चाहिए। अब वो बहाने से आता है तो उसका ससुर देवेंद्र नीचे मिलता है, जबकि वो सेकंड फ्लोर पे रहता था और सेकंड फ्लोर पे दीपा भी रहती थी। अब वो जब देवेंद्र से मिलता है तो देवेंद्र कहता है कि यहाँ क्यों आए? वो कहता है कि कुछ पैसे किराए के बाकी थे, वही देने आए। देवेंद्र और फुलवासी कहते हैं कि ऐसा कि हमें ही दे दो। कहता है कि कतई नहीं, हम जब भी देंगे तो ये पैसे दीपा के ही हाथ में देंगे। और एक कहते हुए सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है। जब दीपा के पास जाता है तो दीपा कहती है कि तुम कहाँ रह रहे थे? बाकी मुकेश जब दीपा पे नजर डालता है तो दीपा की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी रहती है। दीपा बेड से भी नहीं उठ पा रही थी, क्योंकि जब मुकेश गया इसके बाद वो लोग दीपा के साथ इतनी मारपीट की, इतनी दरिंदगी की, इतनी हैवानियत की कि दीपा अब सोच ली कि इस जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है। अब मैं इस दुनिया को छोड़ के एक ना एक दिन चली जाऊंगी। खाना पीना छोड़ देती और धीरे धीरे तबीयत खराब होने लगती है। अब हालत ये थी कि वो बेड से भी उठ नहीं पा रही थी। जब ये बात मुकेश देखता है तो मुकेश बड़ा हैरान होता है, दीपा को उठाने की कोशिश करता है, बाकी दीपा की उठने की शक्ति नहीं रहती। अब इस नजारे को देख के मुकेश की आंखों से आंसू निकलने लगता है। वो दीपा को गोद में उठाता है, सीढ़ियों से लेके उतर ही रहा होता है कि जो देवेंद्र फुलवासी देवेंद्र को मारने की, अरे इस मुकेश को मारने की कोशिश करते। मुकेश झटकते हुए कहता है कि अभी अगर जो आप लोग कुछ बोले तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। इसके बाद दीपा को लेकर हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट करता है। जांच होती है तो पता चलता है कि दीपा का हीमोग्लोबिन 4 पॉइंट हो गया और उसकी तबीयत बड़ी ही खराब है। अब इलाज चलने लगता है। 3 से 4 दिन का वक्त गुजरता है। इस बीच कई आस पड़ोस के लोग देवेंद्र से कहते हैं कि तुम्हारी बहू हॉस्पिटल गई है, पढ़ो, एक किराएदार लेके गया है, तुम्हें क्या समाज के लोग कहेंगे, तुम्हारी विधवा बहू है, तुम्हें जाना चाहिए। देवेंद्र और फूलवासी हरिओम जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि मुकेश है। मुकेश को तमाम तरह की बातें सुनाते हैं, पर मुकेश को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 1 हफ्ते तक वो दीपा को एडमिट करता है। जब दीपा थोड़ी ठीक हो जाती, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाता है, लाके उसके कमरे पे छोड़ता है और दीपा को कुछ पैसे भी देता है और कहता है कि अपना ख्याल रखना। साथ ही उसको एक मोबाइल फोन देता है कि अपनी तबीयत, अपनी हालचाल मुझे बताती रहे। वहां से अब मुकेश चला तो जाता है, पर बार बार ना जाने क्यों उसे अब दीपा की ही याद आने लगती है। और इधर दीपा भी मुकेश के लिए उतनी ही परेशान, क्योंकि अब दीपा का अगर जो कोई सहारा दिख रहा था तो वो था मुकेश। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और वक्त के साथ जो मुकेश है 5-6 महीने के भीतर ही अपने गांव का विवाद भी खत्म कर लेता है। इसके बाद एक दिन मोबाइल फोन पे दीपा से बात कर ही रहा होता है कि दीपा कहती है कि मेरा तो जीना व्यर्थ है, मैं इस दुनिया में रहना ही नहीं चाहती हूँ। वो तो तुमने आके मेरी जान बचा दी, वरना अब तक तो मैं कहीं और चली गई जाती। मुकेश कहता है कि दोबारा से ये बात दोहराना नहीं, तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा। जब ये बात दीपा सुनती है तो कहती है कि तुमने क्या बोला? मुकेश कहा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक बोल रहा हूँ। मैं भी तुमको उतना ही चाहता हूं जितना कि तुम मुझे चाहती हो। दीपा कही कि तुमको कैसे पता कि मैं तुम्हें चाहती हूँ? मुकेश कहता है कि ऐसा है कि उन रोटियों का प्यार, वो तुम्हारा छिप छिप के मुझे खिलाना, वो सारी चीजें मुझे याद है। तुम मुझे जिंदगी दे सकती हो तो क्या मैं तुम्हारी जिंदगी संवार नहीं सकता? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। जब दीपा ये बात सुनती है तो कहती है कि मैं एक विधवा हूं, समाज इसकी इजाजत नहीं देता है। मुकेश कहता है कि इस सदी में तुम ऐसी बात कर रही हो, आज के जमाने की लड़की होके तुम ऐसी बात कर रही हो। मैं तो तुमसे शादी करके ही रहूंगा, चाहे कोई कितना भी रोक ले और चाहे कितना भी कोई मुझे प्रताड़ित कर ले, मुझे परेशान कर ले। अब जब ये बात सुनती है दीपा तो भी फोन कट करके और मुकेश के बारे में सोचने लगती है। और ये सोचने लगती है कि हो ना हो, ये मेरा भ्रम, और एक बार अगर जो मेरी शादी हुई, मेरा पति इस दुनिया को छोड़ के चला गया, तो क्या मेरी जिंदगी में दोबारा एक खुशी आ सकती है? तमाम चीजें सोचती रहती है। और आज सोचती है कि मेरी वजह से कहीं
मुकेश पे कोई विपत्ति ना जाए, मुकेश को भी कुछ और झेलना ना पड़े। अब क्यों ना मैं अपने पति की तरह खुदकुशी कर लूं। वो लास्ट बार मुकेश को फोन करती और कहती है कि ऐसा है मुकेश कि मैं अब इस दुनिया को छोड़ के जा रही हूं, मुझसे जो गलती हुई होगी, चाहे मेरे लिए जो तुमने किया बहुत किया। अब इतना ही कह के फोन कट कर देती है। मुकेश को झटका लगता है कि दीपा कहीं कुछ कर न ले, अपने कमरे से निकलता है और जब तक भागते हुए दीपा के कमरे पे पहुंचता है तो देखता है कि दीपा अपने हाथ के नसों को काट चुकी है। अब वो दीपा को गोद में उठाता है, लेके भागते हुए हॉस्पिटल की तरफ दौड़ने लगता है। जो देवेंद्र और फुलवासी हरिओम ये सब रोकने की कोशिश करते हैं। देवेंद्र कहता है कि अगर जो आज आप लोग हमारे रास्ते में आए तो हमसे बुरा कोई होगा नहीं। अब दीपा का उपचार होता है। कुछ देर में दीपा को जब ठीक महसूस होता है, मुकेश उसी हॉस्पिटल में ही कहता है कि आज से तुम हमारी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति हूं और आज से सारी जिम्मेदारी तुम्हारी हमारी हुई। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाता है, एक मंदिर में लेके जाता है और मंदिर में जाके इस दीपा से मुकेश शादी करता है। पूरे हिंदू रीति रिवाज से अपने घर वालों को भी बताता है, घर वाले भी इसकी मंजूरी देते हैं। अब दीपा और मुकेश दोनों पति पत्नी का जीवन गुजार रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। तो यहाँ दीपा को मुकेश मिला और मुकेश को दीपा मिली। दोनों एक दूसरे का सुख दुख जाने, एक दूसरे का सुख दुख बांटे और शायद अब पूरी जिंदगी के लिए नहीं, 7 जन्मों के लिए दोनों एक दूसरे से बंध गए। तो देखिए, अगर जो कोई किसी की मदद करना चाहे तो लाख जमाने की बंदिशें हो, मदद कर ही लेता है। जैसे दीपा ने मुकेश की मदद की और मुकेश ने दीपा की मदद की। तो आप लोग इस कहानी पे क्या सोचते हैं? जो मुकेश ने फैसला लिया क्या वो सही था? जो दीपा अपने ससुराल में रह के की, क्या वो गलत था या सही था? आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और कुछ हमारे दोस्त, कुछ हमारे मित्र जो कि अपनी सलाह बताएं। वीरेंद्र कुमार जी उन्नाव उत्तर प्रदेश से, अंसारी अब्बू सैफ केवट जी और गिरीश चंद्र जी उत्तराखंड से, महिपाल डामोड बांसवाड़ा राजस्थान से, रमन भाई रोहित ये दुबई यूएसए से, विजय कुमार जी, टिंडालाल मकेवाना जी, कृष्ण पंचाल जी ये रोहतक हरियाणा से। आप सभी ने समय निकाल के ना सिर्फ वीडियो को देखा बल्कि अपनी सलाह भी दी, अपनी राय भी दी। इसके लिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया, तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना साथ दिया, इतना सपोर्ट किया। तो चलिए, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।